हेलो एवरीवन। अभी तक के लेक्चर में जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का क्लास 9th का चल रहा है, जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बैलेंस्ड फोर्सेस डिस्कस किया है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसमें हमने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देखा। फिर उसको हमने मास से रिलेट किया, इनर्शिया एंड मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हम सेकेंड लॉ पे आए, सेकेंड लॉ में हमने मोमेंटम देखा। फिर हम लोगों ने मोमेंटम और फोर्स को रिलेट करते हुए एक इक्वेशन भी निकाली थी, विच इज़ नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, जो कि इक्वेशन क्या थी, F इज इक्वल टू एम ए, जो हम कह रहे थे, और जिसको हमने कैसे लिखा था, एम वी माइनस यू बाय टी, जहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये सब हमने अभी तक चीज़ें करी है और उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो अब अगर हम चैप्टर में आगे बढ़े और इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक देखें, जो कि है न्यूटन का थर्ड लॉ, विच इज कॉल्ड एज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पहले तो डिफ्रेंशिएट करें कि ये बाकी दोनों लॉ से कैसे अलग है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो पहले दो लॉ है मोशन के, वो हमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि एक अप्लाइड फोर्स जो है वो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में चेंज लाती है और एक मेथड देती है कि हम कैसे वो उस पे लग रहा फोर्स को हम डिटरमाइन करें। जैसे कि अगर मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो ब्लॉक ए, इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम अभी तक क्या पता लगाते हैं कि ठीक है हमने फोर्स लगाया, अब इसके ऊपर, क्योंकि ये पहले क्या था, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, अब हमने इसको फोर्स दिया है, तो फोर्स दिया है तो क्या है, ये आगे मूव करेगा विद सम वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो अभी तक हमने ये काम किया, ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि हम यहाँ पे इसका v निकाल सकते हैं, हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हम गिवन हमें इसका मास पता हो इस ब्लॉक का, तो हम ये फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। तो अभी तक के लॉज में हमने ये सब सीखा है। तो लेकिन इस लॉ में एक तरीके से ये अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एक सिंगल बॉडीड मोशन के बारे में हमने बात की है, कि जब हमारा एक ही बॉडी जो है इन्वॉल्व था, मोस्ट केसेस में, ये नहीं होंगी हर केस में, लेकिन ज्यादातर केस में हम सिर्फ एक ही बॉडी पे वर्क कर रहे थे। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऐसे अलग है कि पहली बात तो दिस ऑलवेज अकर्स इन अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हमेशा कहाँ होता है, हमेशा इन अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये कभी भी एक सिंगल बॉडी के ऊपर काम नहीं करता, इसके लिए दो बॉडीज चाहिए होता है जो कि आपस में इंटरैक्ट करती है। तो क्या कहता है थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो भी इंस्टेंटेनियसली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट भी इंस्टेंटेनियसली, मतलब बिल्कुल उसी सेकेंड वापस से फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑब्जेक्ट वन पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फिर से हम ब्लॉक सिस्टम ही समझें, ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है चलो इसको हम पास रखते हैं। तो अगर ये एक ब्लॉक है ए और ये एक ब्लॉक है बी, तो अगर इस ए ब्लॉक ने बी के ऊपर कोई फोर्स लगाया तो बी भी उसी मोमेंट ए पे फोर्स लगाएगा। जैसे अगर ये टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ए ने इस पे फोर्स लगाया, तो ये भी एग्जैक्टली टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उतना ही फोर्स वापस लगाया। जैसे कि अगर ए ने 2 न्यूटन्स ऑफ फोर्स लगाया बी पे, कितना लगाया, 2 न्यूटन्स ऑफ फोर्स। हमने पढ़ा था कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। तो ए ने अगर 2 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाया बी पे, तो बी भी 2 न्यूटन ऑफ फोर्स ही लगाएगा। मतलब द फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं ए इधर लगा रहा है और बी इधर लगा रहा है, और बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली, मतलब एग्जैक्टली उसी टाइम पे फोर्स लगेगा। तो ये हमारा ओवरऑल है, बेसिकली देखा जाए तो यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे वो ऑब्जेक्ट वापस से पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाता है उसी टाइम पे और उतना ही अमाउंट जितना उसको मिला। तो और ये जो दोनों फोर्सेस है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, हम दोनों देख सकते हैं, ये दोनों 2 न्यूटन के फोर्स है तो मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा। एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा डेफिनेटली दूसरे डायरेक्शन में होगा, तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। ठीक है, और क्या बातें हम इससे इन्फर कर सकते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे कभी नहीं लगेगा। मतलब ए फोर्स किस पे लगा रहा है, बी पे लगा रहा है,
और बी किस पे लगा रहा है, ए पे लगा रहा है। तो पहला अगर हम केस देखें, जो ए लगा रहा है, ए किस पे लगा रहा है, बी पे, और दूसरे केस में क्या है, बी किस पे लगा रहा है, ए पे। तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, ए और बी पे, ये एक ही बॉडी पे नहीं लग रहे। तो ये भी एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है जानना। तो अभी तक हमने क्या जाना, अगर मैं इन सब बातों को हम पॉइंट्स की तरह समझें तो क्या कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, क्या है, the second object instantaneously, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पता होना चाहिए। तो it instantaneously exerts a force back on the फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये पहली चीज है जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमें पता होनी चाहिए कि बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली फोर्स एक्सर्ट होती है। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, द टू फोर्सेस आर ऑलवेज, क्या है, दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेंगे जो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या है, द फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, वो ऑपोजिट होगा, ये भी बात है। फिर उसके बाद क्या है, दीज फोर्सेस विल एक्ट ऑन क्या, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये ऑपोजिट होंगे, सेम मैग्नीट्यूड होगा और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे होंगे, एक ही ऑब्जेक्ट पे कभी नहीं होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पता होना चाहिए। और ओवरऑल थर्ड लॉ ऑफ मोशन इतना ही कहता है, इन्हीं 4 पॉइंट्स में हम पूरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कवर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे कोई कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि अगर आप एक फुटबॉल का गेम खेल रहे हो और उसमें अगर जब आप होते हैं ना, बहुत बार हम बॉल को देख के आगे, बॉल की तरफ देख के आगे मूव कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कभी हो कि आप खेलते खेलते अगर किसी दूसरे टीम के प्लेयर के साथ टकरा जाओ तो क्या होगा, आप उसके ऊपर अगर आप ए हो और सामने वाला बी है, तो आपने उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया, तो वो भी उसी मोमेंट आपके ऊपर वापस से फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो बेसिकली यही हमारा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और इससे हम देखेंगे कि हम दोनों को दर्द होगा, क्योंकि जितना फोर्स आपने उस पर लगाया उसने भी एग्जैक्टली उतना ही लगाया। तो ये कह सकते हैं कि दिस इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस। हमेशा थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमेशा आप ये देखोगे दिस इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस। बाकी लॉज में क्या है, हम जनरली एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, जो जिसके बारे में हम बात करें, अनबैलेंस हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम हमेशा यही कहेंगे कि देयर इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ फोर्सेस, और वो दो अलग अलग बॉडीज में एक्ट कर रहे हैं और ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, और हमेशा वो दोनों होंगे, वो इंस्टेंटेनियसली एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों जो ऑपोजिंग फोर्सेस जिसकी मैं बात कर रही हूं, ये दोनों जो ऑपोजिंग फोर्सेस हैं, जो हम कह रहे हैं कि ये हमेशा अवेलेबल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगते हैं, ऑपोजिट लगते हैं, इन फोर्सेस का नाम होता है, इन फोर्सेस को कहा जाता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। मतलब सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट ने एक पे वो लगाया फोर्स, और फिर उसके बाद दूसरे ने लगाया। अच्छा, तो अगर हमने इसमें कहा है कि हमेशा इंस्टेंटेनियसली होता है, मतलब उसी मोमेंट पे हमेशा फोर्स लगता है, तो पहले बात की तो बात ही नहीं है। तो इसमें इसीलिए हम किसी भी फोर्स को एक्शन या किसी भी फोर्स को रिएक्शन फोर्स मान सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम ही टाइम पे होते हैं। तो कोई भी, हम जस्ट फॉर रेफरेंस ले, जैसे अगर ये बॉक्स ए है और इसने बॉक्स बी के ऊपर फोर्स लगाया,
तो मैं ये भी, और बी भी वापस लगाएगा बिल्कुल उसी मोमेंट पे, तो मैं इस फोर्स को, मतलब ए जो बी पे फोर्स लगा रहा है उसको मैं ए बी कहूँ अगर, और जो बी ए पे लगा रहा है उसको मैं बी ए कहूँ, तो ये भी एक्शन फोर्स हो सकता है और ये भी हो सकता है, और उसी तरीके से रिएक्शन फोर्स ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स को हम एक्शन और किसी भी फोर्स को हम रिएक्शन फोर्सेस मान लेते हैं। अब जैसे अगर हम जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम अगर कंसिडर करें, जैसे कि अगर हम लें दो स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस समझते हो क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसा होता है, जैसे एक को हमने यहाँ दीवार से अटैच कर दिया है, और स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसा है, तो इसके अंदर, जैसे नाम कह रहा है, अंदर एक स्प्रिंग है, जिसके अंदर एक स्प्रिंग है जो कि अगर हम थोड़ा फोर्स लगाए तो इसके अंदर ये जो स्प्रिंग है ये खिंचती है, इसको हम खींच सकते हैं इस स्प्रिंग को। तो इसकी वो कुछ रीडिंग देता है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम एक तरीके से मेजर करते हैं कि हमने जो फोर्स लगाई है वो कितनी फोर्स है। तो हम खींचेंगे तो स्प्रिंग खिंचती है, तो वो जिस भी रीडिंग पे यहाँ पे आके रुका उस हिसाब से पता चलता है कि हम कितने फोर्स लगा रहे हैं। तो उस तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये एक स्प्रिंग बैलेंस है ऐसे, और तो इसको मैं मान लो, इसको मैं बी नाम देती हूँ स्प्रिंग बैलेंस को, और एक और यहाँ आ रहा है स्प्रिंग बैलेंस, और हमने इन दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस को जोड़ के रखा हुआ है, सो दीज आर जॉइंट। तो ये भी एक और स्प्रिंग बैलेंस हो गया ऐसे, है ना। तो ये भी दूसरा स्प्रिंग बैलेंस हुआ, इसके अंदर भी वही है, एक अंदर रीडिंग मीटर है, ठीक है, और यहाँ भी है ये स्प्रिंग क्या आ रही है, ये स्प्रिंग यहाँ से इतने पार्ट में हमने फोर्स लगाया है, और यहाँ पे ये स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये रीडिंग नोट होगी पूरा ऑल लॉन्ग। तो कितना खिंचा उस हिसाब से हम अपने फोर्स का अंदाजा ले पाएंगे। और यहाँ पे इसका जो दूसरा एंड है ये फ्री है, और इसको मैं ए नाम देती हूँ। तो ये दो स्प्रिंग बैलेंसेस का सिस्टम है, मान लेते हैं। तो ये दो स्प्रिंग बैलेंसेस का सिस्टम है जो कि ऐसे कनेक्टेड है बीच में, ठीक है, और इसको एक एंड को तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ये वॉल है, दीवार है मान लो, और इसके ऊपर हमने एक स्प्रिंग बैलेंस को फिक्स कर दिया है। तो उसके बाद क्या हो रहा है अब, और ये जो दूसरा वाला स्प्रिंग बैलेंस है इसका एक एंड यहाँ पे फ्री है, उसका एक एंड क्या है, हमने यहाँ पे इसको फ्री छोड़ा हुआ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस फ्री एंड को अब हम खींच रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ, जब हम इसको खींचेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट में हम लगा रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस ए में, हम ये फोर्स किस पे लगा रहे हैं, ए स्प्रिंग बैलेंस में लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये दोनों में स्केल से, जैसे मैंने बताया कि ये स्केल किस लिए, ताकि मेजर कर सके कि हमने कितना फोर्स एक्सर्ट किया है। तो ये देखा जाता है कि जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इन दोनों बैलेंसेस की जो रीडिंग है वो बिल्कुल सेम आएगी, एग्जैक्टली सेम रीडिंग्स आएंगी। जैसे मान लो इसमें अगर यहाँ पे पता चला कि हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इधर भी इतना ही आएगा, 20 न्यूटन ही आएगा। तो ये बात होती है। तो हमने इसकी रीडिंग कैसे पता लगाई, कितनी फोर्स हमने लगाई, वो लगाई इस रीडिंग मीटर की ऊपर, ये जो रीडिंग्स हैं उससे हम पता लगाते हैं कि हमने कितना फोर्स लगाया। और क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जो दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर्स, इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं, ए टू बी या बी टू ए, कोई भी एक्शन फोर्स हो सकता है, कोई भी रिएक्शन फोर्स हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स एग्जैक्टली बराबर इन मैग्नीट्यूड होता है, जो यहाँ पे दिख रहा है, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। मतलब अगर हम इसको यहाँ खींच रहे हैं तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी एक्ट हो रही है, तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो ये बात हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पता है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बात बिल्कुल वेरीफाई भी हो रही है। तो ये बात हम लोग देखेंगे। तो क्या 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 देखा इस बात से हमने, सबसे पहले तो ये देखा क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल, पहली बात ये देखी। दूसरी बात क्या देखा कि डायरेक्शन इज ऑपोजिट, है ना। दूसरी बात हम लोगों ने ये देखी, और तीसरी बात हम खुद ही जानते हैं कि इंस्टेंटेनियसली द फोर्सेस आर एक्टिंग, मतलब बिल्कुल हमने फोर्स लगा और उसी टाइम में जो है हमें हमारा ऑपोजिट फोर्स मिल गया। तो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस एक्शन है। तो इसको हम में से कोई, किसी को भी हम एक्शन फोर्स कह सकते हैं, किसी को भी हम रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि दोनों साथ में हो रहे हैं। तो ये हमारी अगली बात हुई जो हमें इसमें पता चली, ठीक है। तो
उसके बाद अगर हम अब ये सब जानने के बाद अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा और बेटर वे में समझाएं, किसी बेटर वर्ड से समझाएं या किसी और स्टेटमेंट जो कि आसान लगे हमें समझने में, तो हम एक और उसको रीवर्ड कर सकते हैं। जो अगर मैं उसको रीवर्ड करके लिखूं तो क्या हो सकता है, एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। वो क्या है, वो ये है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हम कह सकते हैं थर्ड लॉ का एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, जिसमें हमने एक बात और ऐड की है। कौन सी बात ऐड की है, इसमें हमने एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को भी मेंशन किया है, और हमने और क्या क्या बातें कही है कि वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी इंपॉर्टेंट बातें इस लाइन में ऐड कर दी। तो हमने क्या कहा, टू एवरी एक्शन मतलब हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, लेकिन इस बात को भी हमें हमेशा ध्यान में रखना है, इसमें पहले बता चुकी हूं कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो है वो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट होते हैं और एक साथ होते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा है, फिर से अगर एक बार देख ले, तो ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। तो एक फोर्स अगर बी पे एक्ट करेगा, दूसरा फोर्स पर ए पे एक्ट करेगा। ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहला फोर्स भी बी पे एक्ट करेगा तो दूसरा भी बी पे होगा, नहीं, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे और अलग अलग बॉडीज में होंगे। एक ए पे होगा, दूसरा बी पे होगा। तो ये बात हमें और ध्यान में रखनी है, और बिल्कुल सेम टाइम पे होगा। अगर ये 1 सेकेंड में एक्ट कर रहा है तो ये भी 1 सेकेंड में एक्ट करेगा। बिल्कुल इंस्टेंटेनियस फोर्सेस होंगे जो एक्ट करेंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा और दो अलग अलग बॉडीज पे ये फोर्स एक्ट करेंगे। तो यहां तक की बात समझ में आई। तो अगर हम आगे चले और देखें, तो अगर हम और इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ का भी देखा था कि कहाँ कहाँ वो हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है। अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखें कि कैसे हमारी जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ जो है वैलिड है, तो अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ, सबसे पहले तो बहुत कॉमन है जो हम लिखते हैं, सबसे पहले तो है कि व्हेन यू वॉक, तो हम जो चल पाते हैं, दैट टू वॉक, वो भी हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और ये हम है, ठीक है, लेट्स से मान लेते हैं या हमें, ठीक है, तो या फिर रहने देते हैं, हम इसको थोड़े बेटर तरीके से एरोस से समझेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या होगा, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, अब आपको चलना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अगर हमें एक्सेलरेट करना है, मतलब क्या, हम रेस्ट पे खड़े हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि हम रेस्ट पे है। अब हम यहाँ से अपना एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब हम शुरू करते हैं चलना, तो शुरू करेंगे चलना किसी वेलोसिटी पे शुरू करेंगे, किसी वेलोसिटी चलेंगे। तो व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज ऑलवेज एक्सेलरेशन, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, हमेशा हम जानते हैं। तो 0 से वेलोसिटी चेंज हो रही है v तक, तो कुछ एक्सेलरेशन तो होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि हमें पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कि अगर एक्सेलरेशन है तो उसके लिए फोर्स चाहिए होता है, F=ma हमने पढ़ा है। एक्सेलरेशन हमेशा किसकी वजह से होता है, एक फोर्स की वजह से, और एक फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक एक्सेलरेशन, ये दोनों बातें हम कह सकते हैं। तो हमेशा हमें जानते हैं हमें चलना है, वेलोसिटी चेंज करनी है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, फोर्स होगा ही होगा। कैसे, हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये बात कह सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि अब यहाँ पे हम क्या फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स है हमारा मस्कुलर एफर्ट। क्या है, ये फोर्स है हमारा मस्कुलर एफर्ट, मतलब हम जो अपने पैरों से ताकत लगा रहे हैं चलने में, तो क्या होता है, हम वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं किस पे, हम रोड पे वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन अब बात ये है, ठीक है, हमें समझ में आया हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, हम अपने मसल्स का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। कहाँ एक्सर्ट कर रहे हैं, हम वो फोर्स रोड पे एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके आगे किस डायरेक्शन में हम वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में जहां हमें चलना है। जैसे मान लो अगर हमें आगे चलना है, इफ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड, तो हम कहाँ वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे,
तो हम आगे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, हम करते हैं पीछे। अगर आप चल के देख सकते हो, आप खुद शायद अनइंटेंशनल अब तक होता है, लेकिन आप रियलाइज करो कि जब चलते हो तो आप एक्चुअली आगे नहीं, आप पीछे फोर्स एक्सर्ट करते हो। तो यू एक्सर्ट अ फोर्स बैकवर्ड, ठीक है। कहाँ पे? तो तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, वी पुश द रोड बैकवर्ड, हम पीछे की तरफ रोड को धक्का देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अब क्योंकि हमने एक एक्शन फोर्स किया है, तो एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे हमें रोड की तरफ से एक रिएक्शन फोर्स मिलता है, जो कि कहाँ होता है, आगे की तरफ होता है। तो रोड हमें आगे की तरफ धक्का देता है, इसकी वजह से हम चल पाते हैं। तो ये बात समझ में आई। तो इसको अगर हम फिर से समझें, हम अगर रोड पे खड़े हैं एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, हमें चलना है, चलेंगे तो क्या किसी वेलोसिटी चलेंगे, मान लेते हैं वेलोसिटी v होगी। तो हम क्या करते हैं, चलने के लिए हमें एक्सेलरेट करना है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, मतलब फोर्स भी होगी कहीं ना कहीं, सेकंड लॉ से हम ये जानते हैं। तो फोर्स होगी तो हम क्या करते हैं, हम एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। कौन सा फोर्स है? वो हमारा मस्कुलर एफर्ट है, जो हम अपने पैरों से फोर्स एक्सर्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? हम रोड पे एक्सर्ट करते हैं। और किस डायरेक्शन में करते हैं? हम जिस डायरेक्शन में हमें चलना है उसके उल्टा फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो अगर हमें आगे जाना है तो हम पीछे की तरफ धक्का देंगे, तो हम रोड को पीछे धक्का देते हैं, जिसकी वजह से रोड हमें आगे धक्का देता है। किसकी वजह से? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। क्योंकि क्या कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ? वो ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमने एक्शन फोर्स क्या किया, रोड को पीछे धक्का देने का, तो रिएक्शन क्या होगा, रोड हमें आगे धक्का देगा। तो ये है द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, जो कि किसके बुक पर बेस्ड है, न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर। तो अगर अब हम इस बात को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि टू वॉक नहीं, if we start our motion from rest, मतलब इसको अगर आप ब्रैकेट में डाल दो, u इज इक्वल टू 0, if we start our motion from rest, u is equal to 0 to some velocity v, that is we accelerate. So to start, if we start from our motion from rest, that is u is equal to 0 to some velocity v, then we accelerate, some force is required, ठीक है, which is our muscular effort, है ना। ये क्या है हमारा, it is the muscular effort which is a muscular effort on the road, है ना, हम रोड पे लगाते हैं। so we push the road backward, है ना, और in opposite direction to where we want to move। फिर क्या होता है, in return the road exerts an equal and opposite force on our feet and pushes us forward। आई बात समझ में? तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, विच इज प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग। क्या है, हम अपना मोशन शुरू करते हैं रेस्ट से किसी वेलोसिटी में जाने के लिए, तो उसके लिए वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन, तो हम कुछ फोर्स लगाते हैं किस पे, रोड पे, और वो फोर्स क्या है, हमारा मस्कुलर एफर्ट है। और हम किस डायरेक्शन में लगाते हैं, उल्टी डायरेक्शन में लगाते हैं जहां पे हमें चलना है। तो क्या होता है, रोड हमें उसके ऑपोजिट मतलब आगे की तरफ धक्का देती है, जो कि कौन सा मैग्नीट्यूड है, उसका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं। बात समझ में आई? तो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग विच इज बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक है।
अब हम अगली बात देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम समझते हैं। तो अगली बात समझने के लिए तो हमने कहा थर्ड लॉ से कि जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है एंड ऑपोजिट होता है। तो अब इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक सिस्टम में मान लेते हैं ये हमारे दो ब्लॉक्स हैं, इसका मास है 2 kg और इसका मास है 5 kg, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम कह रहे हैं कि इनका जो फोर्स है वो इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा, तो अगर हम यहाँ कहते हैं कि ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा और ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस क्योंकि थर्ड लॉ यही कह रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसमें कितना फोर्स लगाया, इसने मान लो फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो मतलब इसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो अब हम यहाँ से हम थोड़ा पीछे जाते हैं जो हमने पढ़ा है, और हमने न्यूटन थर्ड लॉ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ चुके हैं अब हम। तो हम फिलहाल जाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ पे। तो क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, है ना। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में हमें क्या क्या गिवन है, हमें फोर्स पता है, हम दो केसेस का निकालेंगे। हम ये A का निकालते हैं सबसे पहले, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, तो ये B है, ठीक है। तो A के केस में हम देखते हैं, A के केस में क्या है, अगर हम इनका एक्सेलरेशन निकालें, देखते हैं वो कैसा होता है। तो फोर्स हमें पता है, A के केस में फोर्स कितना है 10 न्यूटन, मास कितना है A का 2 kg, और एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा 10/2 विच इज 5। तो एक्सेलरेशन कितना आया A का, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन किसका, A का, है ना। अब हम निकालते हैं B का एक्सेलरेशन, क्या होगा, F इज इक्वल टू ma, फोर्स तो बराबर ही है क्योंकि थर्ड लॉ कहता है कि ऑपोजिट और इक्वल फोर्स होता है, तो फोर्स तो बराबर है, मास कितना है 5 है, और एक्सेलरेशन निकालते हैं 10/5 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ B। तो क्या देखा इससे हमने ये देखा कि जो A का एक्सेलरेशन है वो अलग है और जो B का एक्सेलरेशन है वो अलग है, लेकिन जो फोर्स लगी थी वो तो बराबर ही थी, दोनों में 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। तो यहां से हमने ये बात भी देखी कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं। तो इवन दो जो हमारे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है वो इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका जो एक्सेलरेशन जो इन फोर्सेस ने प्रोड्यूस किया, क्या वो बराबर था, नहीं था। तो दीज प्रोड्यूस्ड डिफरेंट एक्सेलरेशंस इवन दो द फोर्स वाज द सेम, लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। क्यों, क्योंकि उनके मासेस अलग थे, A का मास था 2 kg, B का मास था 5 kg, तो इनके मासेस अलग थे, इसीलिए फोर्स सेम होने के बावजूद एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स के मासेस डिफरेंट थे, इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी डिफरेंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमने इस एग्जाम्पल से सीखी। तो अगर हम उसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, even though the action and reaction forces are always equal and opposite, these forces may not produce accelerations of equal magnitudes, है ना। क्यों ऐसा हुआ, this is because each force acts on different object that may have different mass, जो कि हमने अभी इस एग्जाम्पल में देखा। क्या देखा
कि इवन दो हमने जो फोर्स एक्सर्ट करवाई दोनों में से वो बराबर थी, 10 न्यूटन की थी, लेकिन जो इन दोनों का ऑब्जेक्ट्स का जो मास था वो अलग अलग था। इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो भी अलग अलग था। तो इतनी बात हमने अभी तक देखी। इसके अगर हम और एग्जाम्पल्स लें तो जैसे एक एग्जाम्पल और हो सकता है गन का। तो गन सबने देखी है। अब क्या होता है जब हम गन को फायर करते हैं, मतलब जब उससे बुलेट निकलती है तो क्या होता है, इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, है ना। बुलेट के ऊपर हमेशा एक आगे का फोर्स लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बुलेट भी एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है गन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। ये बात भी सब जानते हैं। अगर ये हमारी गन है, ठीक है, तो क्या है, अब गन ने, अगर हम गन से बुलेट निकालें, मतलब अगर वो गन को फायर करे तो क्या होगा, बुलेट निकलेगी। तो गन क्या है, गन ने बुलेट को आगे की तरफ एक फोर्स दिया, है ना, मान लेते हैं एफ फोर्स दिया। तो गन ने बुलेट को आगे की तरफ धक्का दिया, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द फोर्स बुलेट केम आउट ऑफ द गन। उसी तरीके से फॉलोइंग द थर्ड लॉ ऑफ मोशन बुलेट ने भी गन को पीछे की तरफ धक्का दिया उतने ही फोर्स से, एफ। इसकी वजह से क्या हुआ, गन की रिकॉइल हुई। जैसे कि इसीलिए क्या होता है, जब आपको पता होगा, जब हम गन को फायर करते हैं तो फायर करने के बाद एक झटका, एक स्ट्रेन सा हमारे हाथ पे भी फील होता है। क्यों, क्योंकि जो फोर्स गन ने बुलेट को आगे की तरफ मूव कराने में दी, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स बाहर निकलते टाइम बुलेट ने भी गन को दी। तो वो झटका पीछे आता है हमारे हाथ पे, इसीलिए हमें भी वो फील होता है। तो एग्जैक्टली यहीं पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगेन एक एग्जाम्पल है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। लेकिन क्या होता है, अब आप सब बता पाओगे, गन और बुलेट दोनों में से किसका मास ज्यादा है, गन का मास ज्यादा है। तो द मास ऑफ द गन इज मच मोर देन द मास ऑफ द बुलेट। इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सेलरेशन है गन का वो बहुत कम होता है कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट की। तो बहुत तेज एक्सेलरेशन होती है, लेकिन गन की एक्सेलरेशन बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अब जैसे अगर हम कोई इसको समझें, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, फोर्स तो बराबर है, ठीक है, फोर्स तो इन दोनों का बराबर है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, हमने मान लिया कि जो फोर्सेज लगे वो 10 न्यूटन का फोर्स था। तो 10 न्यूटन का फोर्स, मास ऑफ द बुलेट क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कुछ ग्राम्स में होता है। मान लेते हैं 0.2, हम मान लेते हैं कि ये जो है 20 ग्राम। अगर मैं कुछ कंडीशन दे दूं इसकी, कि जैसे जो गन है उसका मास क्या है, गन मास इज हाउ मच, इट इज 1 kg, और बुलेट का जो मास है वो है 20 ग्राम्स, ठीक है। लेकिन फोर्स दोनों में बराबर लग रहा है। तो मास अगर हम निकाले एक एक करके, सबसे पहले हम निकालते हैं बुलेट के केस में। तो F इज इक्वल टू ma अगर हम यहाँ लगाए, फोर्स कितना है, फोर्स इज 10, मास कितना है हमारा, मास ऑफ द बुलेट इज हाउ मच, 20 ग्राम्स। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बाय 1000 करेंगे, है ना। उसके बाद एक्सेलरेशन तो हम नहीं जानते, तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा, 10 इंटू 1000 बाई 20, तो 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा एक्सेलरेशन आया है बुलेट का, तो ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो ये तो बात है बुलेट की। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आया, 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बुलेट का अगर हम एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला, 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बुलेट का एक्सेलरेशन निकाला। अब अगर हम इसी तरीके से निकालते हैं गन का एक्सेलरेशन, कि गन का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो अगर हम गन का एक्सेलरेशन निकाले तो कितना आएगा, फिर से फॉलोइंग द सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma। फोर्स तो इसमें भी 10 ही होगा, मास कितना है हमारा गन का 1 kg, और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि बुलेट का एक्सेलरेशन कितना था 500 और इसका कितना है 10।
तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्सेलरेशन का, इसीलिए क्योंकि बहुत, और ये डिफरेंस क्यों है, मास की वजह से। गन का मास बहुत ज़्यादा था, 1 kg था, और बुलेट का मास बहुत कम था, 20 ग्राम्स था। तो इसकी वजह से बहुत क्लियर डिफरेंस आता है एक्सेलरेशन में अगर मास का डिफरेंस हो, लेकिन इवन इफ फोर्स बराबर हो। तो इसकी एक और एग्जाम्पल हमने देख लिया कि इसी की वजह से हम क्लियरली देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब हम बुलेट पे फोर्स लगाते हैं तो सिर्फ बुलेट आ जाती है, बुलेट भी हम पे फोर्स लगाती है, बस एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, इसलिए पता नहीं चलता। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम इस केस में एग्जाम्पल की तरफ से समझा सकते हैं, और ये एक और पॉइंट है विच इज टू बी नोटेड। ठीक है, तो ये अगर एक एग्जाम्पल और हम लें एक सेलर का, मान लो अगर ये आपकी बोट है, अगर ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये ज़मीन है, और यहाँ पे ये पानी है, और ये दिस इज़ द बोट। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, दिस इज अस। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ आना है तो इस केस में क्या करेंगे हम, अगर मान लो ये बोट चलती हुई बोट है, ठीक है, ये चल रही है, दिस इज मूविंग, तो क्या होगा, अगर आपको यहाँ से उतर के यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आना है, ज़मीन पे आना है, तो क्या करोगे, आप आगे की तरफ जंप करोगे, तो बोट कैसे जाएगी, बोट पीछे जाएगी। क्यों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ आने के लिए हमने आगे की तरफ पुश किया, तो उसी टाइम पे बोट भी पीछे की तरफ मूव होगी। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स थे जो हम सब ने रियल लाइफ में देखे हैं, तो यहाँ से थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझा जा सकता है। अब अगर हम कुछ एक्टिविटी करें इसी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे और समझे, जैसे कि मान लो कि हमने 2 बच्चों को कहा कि जैसे आप और आपका कोई फ्रेंड, अगर आप 2 अलग अलग कार्ड्स पे खड़े हो, लेट्स इमेजिन दिस इज 1 कार्ड एंड दिस इज अनदर कार्ड, ठीक है, और इनमें व्हील्स हैं, तो दीज आर 2 कार्ड्स, और आप इन पे खड़े हो, एक पे आप और एक पे आपका दोस्त। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इन कार्ड पे खड़े हों और हम क्या करें, एक कोई बैग ले ले जिसमें मिट्टी हो या फिर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, पत्थर हो गया, कुछ भी, और अगर आप एक दूसरे को पास करो, उस कैच एंड कैच जो गेम होता है वहां पे आप कार्ड के ऊपर खड़े होकर खेलो, तो क्या होगा, एक टाइम पे तो एक ही के पास वो बैग रहेगा जिसमें आपने जो भी भरा होगा। इसकी वजह से ये बात हम क्लियरली देखेंगे कि जो फोर्स लग रही है आपके ऊपर वो डेफिनेटली बराबर तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मास अलग अलग है, एक के पास वो बैग है, दूसरे के पास नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, ये बात हम बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि जो फोर्स लगेगी वो बराबर नहीं होगी दोनों पर भी। और दूसरी बात कि आप जो फेंक रहे हो, जब आप जो बैग जिसमें आपने जो भी कुछ भरा होगा, जब भी वो फेंकोगे वो भी फोर्स बराबर नहीं लगेगी। वो भी क्यों, क्योंकि आपका भी मास अलग अलग है। तो ये एक और एग्जाम्पल है, और वो कैसे पता चल सकता है, इसके मूवमेंट से, ये कार्ड कितना मूव कर रहा है। इसके ऊपर अगर हम कुछ मार्किंग्स लगा दे तो हम क्लियरली देख पाएंगे कौन सा कार्ड कितना मूव कर रहा है। जितना वो मूव कर रहा है मतलब उतनी एक्सेलरेशन है, और जितनी एक्सेलरेशन है मतलब उसके ऊपर उतना फोर्स लग रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं F = ma। अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो ये बातें हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ आपका जो सेकंड टॉपिक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो ख़त्म होता है। तो तब तक के लिए आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ो, रिवाइज करो, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है ग्रेविटेशन। हम उसको समझेंगे, उसके भी बहुत से लॉज होते हैं, हम उनको समझेंगे। तब तक के लिए आप इसकी वीडियोस देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।